नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान PYQ 2025 का सॉल्व क्वेश्चन हम आपके लिए बेहतरीन लाए हैं और निश्चित तौर से यह आपकी कामयाबी का पहला फार्मूला होगा। तो फटाफट अपने चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान के पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके साथ 2025 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है वह है कि भाई फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की एक ऐसी क्रांति है जो 1789 के अंतर्गत पूरे दुनिया को, विश्व को राष्ट्रवाद का एक नजीर प्रस्तुत करता है और इस नजीर के तहत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करता है। तो फ्रांस की क्रांति क्लियर हो गया होगा। तो फ्रांस की क्रांति हुई 1788, 1789, 1790, 1787। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हो रही है? 1789 के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति हुई। दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? इटली अनेक छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित था। इसे एकीकरण करने का कार्य किसने किया? तो बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, इटली के एकीकरण का नेतृत्व जिसने किया वह है जूसेफ गैरिबाल्डी। कौन है? जूसेफ गैरिबाल्डी। अगला है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या कारण हुआ? 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? यह परिणाम हुआ कि यहां पर फ्रांस की क्रांति हो गई और वो भी 1789 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? तो याद रखिएगा, नेताओं में किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? तो यहां आपका गैरिबाल्डी, काबूर, मेसी, बिस्मार्क। आपका उत्तर होगा मेजनी या मेस्नी ने। किसने किया था? मेजनी या मेस्नी ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? किसने हजारों लोगों के नेतृत्व का किया था? तो याद रखिएगा, 1860 में दक्षिणी इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया था किसने? गैरिबाल्डी ने। किसने नेतृत्व किया था? गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसने ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा? वह था कौन? वह था हिटलर। किसे? नहीं, वह कौन था? वह था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे 18 से 15 में पराजय का सामना करना पड़ा। वह कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न, भारत माता की पहली विख्यात छवि किसने चित्रित किया था? भारत माता की पहली विख्यात छवि किसने चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजा रवि वर्मन। तो किसने किया था? भारत माता का पहली विख्यात छवि जिसने चित्रित किया था वह थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आते हैं 1915 में। कब वापस आते हैं? 1915 में। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी।
हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। निम्न किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली का नेतृत्व किया और यहीं के महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि भी दी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में हुई? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जिस क्रांति में हुई वह है फ्रांसीसी क्रांति। किसमें हुआ? फ्रांसीसी क्रांति में। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? पहुंचा भारत में तो 1928 में, लेकिन 27 की घटना घटित किया गया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? विकल्प आपका है 25, 26, 30, 28। उत्तर क्या हो जाएगा? 28, 1928 में। अगला है कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किसने दो नेताओं के बीच हुआ था? 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ उसमें दो नेता थे, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे 1935 के पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां उत्तर हमारा हो जाएगा घ। 19 से 20 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली? तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को चलाने की कांग्रेस को की स्वीकृति प्राप्त हुई। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति मिली। किसमें? नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था रोलट एक्ट। रोलट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कानूनी रूप से कहा जाता है भेदभाव पूर्ण था। रोलट एक्ट क्या था? कानूनी रूप से काफी भेदभाव पूर्ण था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां पर की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां की गई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? तो यह हमारा है जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस। यह उत्तर होगा आपका ब्रिटेन का। अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक अतः अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना 1945, 94, 92, 1944 में अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? यहां लिखा गया गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, वार्साय के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई किस सम्मेलन में हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई गई थी। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में फैली थी। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में फैली थी, वह थी अफ्रीका में। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहां फैली थी? अफ्रीका में। आइए अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मेरे मित्रों कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय यहां इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहां? 1945 में। अगला है ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का कारण क्या था? कॉर्न कानून जो ब्रिटेन में लाया और समाप्त कर दिया गया, इसके पीछे कारण क्या था?
कार्ल कानून के पीछे इसे समाप्त करने का जो कारण था कि इस कानून से न तो उद्योगपति और न ही शहरी को लोगों का कहा जाए इसका पूरी तरह से विरोध किया गया, अर्थात उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का इस कानून से ये प्रति क्या था, विरोध था। इसीलिए इसी विरोध को देखते हुए कार्ल कानून को क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसको समाप्त किया गया, कार्ल कानून को। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आप अभी पढ़े हैं, जो ब्रिटेन और उर्स के सम्मेलन में इसका स्थापना किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी आपको बताया गया। 2 प्रश्न देखिए इसी से हो रहा है, बताने का मतलब हमारा यही है। इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की जा रही है। कहां की जा रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में की जा रही है। अब यहां पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हो रही है, 1944 में। हमारा उत्तर क्या सही हो गया है, यहां कह रहा 1929 में। आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था, तो आर्थिक मंदी का जो उस समय मुख्य कारण था वह यह था कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन आर्थिक मंदी का मुख्य कारण बना। अगला, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में कहां स्थित है। प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित है। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था याद रखिएगा यह अमेरिका में स्थित है। कहां है, अमेरिका में स्थित है। स्पिनिंग जेनिंग मशीन का प्रयोग निम्नलिखित किस कार्य हेतु किया जाता है, तो याद रखिएगा स्पिनिंग जेनिंग मशीन का प्रयोग कताई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कताई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है। महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा, तो महामंदी का अगर देखा जाए तो सबसे बुरा अगर असर पड़ा किसी पर तो वह पड़ा कृषि क्षेत्र पर। किस पे पड़ा, कृषि क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है। गुलामगिरी पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है, तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वह जाति व्यवस्था से, इससे जाति व्यवस्था की समस्या से संबंधित है। गुलामगिरी जिसके लेखक ज्योतिबा फूले। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया, तो सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में आया वह सर्वप्रथम कहां, गोवा में। कहां लाया गया, गोवा में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, पूरा अगर देखा जाए तो उत्तरी मैदान जो बना हुआ है वह जलोढ़ मृदा से, पूरा का पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। कृषि मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालय के फलस्वरूप होता है। किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालय के फलस्वरूप होता है, तो वह आपका है लैटराइट मृदा। कौन सी मृदा, लैटराइट। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है, भारत की संपूर्ण क्षेत्र का कितना हिस्सा पर्वतीय है, तो पूरे क्षेत्रफल का 30% पर्वतीय क्षेत्र है। कितना है, 30% पर्वतीय क्षेत्र है। लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिए लैटराइट मिट्टी यहां जो दिया गया है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तो कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में आरक्षित वनों का विस्तार। यहां क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों
के सिकुड़ने का कारण नहीं है। कौन सा कारण है? कारणों में नहीं है, कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि से जो माना जा रहा है इससे वन के सिकुड़ने का कारण नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत मेरे मित्रों 1973 में की गई। कब किया गया? 1973 में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो में स्थापित किया गया, प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन भारत का लुप्त अस्तित्व वर्ग में है? तो यहां लिखा गया एशियाई हाथी, फिर लिखा गया चीता, गैंडा, नीली भेड़। तो लुप्त अस्तित्व वर्ग में है आपका कौन? चीता। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना है। किस पर बना है? नर्मदा। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध आपका कौन सी नदी है? नर्मदा, भागीरथी, कोसी, कृष्णा। तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर बना है। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? इसमें आप देखें, इसमें कौन रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना रोपड़ होता है, केला, धान, काफी रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? जौ, गेहूं, बाजरा, चावल। तो मोटे अनाज के अंतर्गत कौन आती है? जौ, गेहूं, बाजरा। बाजरा को मोटे अनाज के अंतर्गत रखा गया है। बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्नों पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा है जो मोटे अनाज का उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता। मोटे अनाज का भी हमने कहा बाजरा है और मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आता। तो यहां देखिए ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर। तो कौन नहीं आ रहा है? रागी। निम्नलिखित में कौन मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आता? तो यहां देखिएगा क्या दे रहा है? ज्वार। कौन मोटे अनाज का उदाहरण है? पहला प्रश्न कौन मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, फिर कहा मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं है। तो यहां रागी। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कपास की खेती के लिए कौन सी भूमि सबसे अधिक है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, लाल मिट्टी। यहाँ विकल्प भी आपके हटे हुए हैं, तो यहाँ हम लेते हैं काली मिट्टी। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसल के बोने का जो समय है वह है, रबी की फसल जो गेहूं के संदर्भ में जानिएगा, गेहूं आदि रबी बोए जाते हैं कब? अक्टूबर और दिसंबर में रबी के फसल के बोने का समय है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो वह राज्य आपका है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो वह राज्य आपका है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? यहां कहा कि कौन सा है जो जैव संसाधन के अंतर्गत आता है? तो लोहा जैव नहीं है, तांबा जैव नहीं, चट्टान। तो कौन होगा? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? खनिज उद्योग कौन है? चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, काय और ख, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर रखिएगा खनिज उद्योग के रूप में कौन आएगा? पेट्रो रसायन उद्योग। निम्नलिखित में से खनिज धात्विक है? कौन सा खनिज धात्विक है? तो खनिज धात्विक अभ्रक, तांबा, पोटास, सिल्वर। तो खनिज धात्विक है आपका कौन? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक के अंतर्गत आएगा? कौन सा ऐसा खनिज है जो अधात्विक खनिज के रूप में आएगा? तो अधात्विक खनिज के रूप में आपका है अभ्रक।
कौन सा है? अभ्रक। सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्त का यह तरीका है, परंपरागत है, गैर परंपरागत है, जुगाड़ू है, कोई नहीं, यह गैर परंपरागत है। कैसा है? गैर परंपरागत है। जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा क्या होता है? जीवाश्म ईंधन से ही वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन से, आपका उत्तर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन से वायु प्रदूषण फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? यहां दे रहा है लौह अयस्क, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चूना, पत्थर। कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो यहां आपका उत्तर होगा प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में देखा जाए तो आपका क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत अगर देखा जाए तो कौन है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? कौन सा ऐसा संसाधन है जो गैर परंपरागत है? वह कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आपका कौन है? यहां का कौन सा संसाधन गैर परंपरागत के रूप में है? तो गैर परंपरागत के रूप में अगर संसाधन देखा जाए तो यह नहीं, पवन ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया। भारत का पहला लौह संयंत्र कहां स्थापित किया गया? जमशेदपुर में। भारत रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या, भारत रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? वह है 18। रेल खंडों में रेल प्रखंडों की कुल संख्या क्या होगी? 18। उत्तर हमारा सही होगा 18। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है खनन, स्वर्ण खनन से, महाराजमार्ग विकास से, रेल परिवहन के विकास से, बागों के, तो किससे? महाराजमार्ग विकास से। किससे संबंधित है? महाराजमार्ग विकास से। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इस एक किस नाम से जाना जाता है? बेल्जियम के संदर्भ पूछ रहा है कि बेल्जियम में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहां यह नाम है सामुदायिक सरकार। इसके नाम से जाना जाता है? सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका की स्वतंत्रता कब मिली? 1948 में। कब मिला? श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिला? श्रीलंका को स्वतंत्रता मिला 1948 के अंदर। अगला प्रश्न देखा जाए। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और सरकार के मध्य, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार के मध्य। तो यहां याद रखिएगा बेल्जियम की सामुदायिक सरकार किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। इसके मध्य विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ताधारी है, सत्ता साझेदारी है। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार जिसे सामुदायिक सरकार भी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित देशों में कहां संघात्मक शासन नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर संघात्मक शासन नहीं है? भारत में है बेल्जियम, तो वह कहां नहीं है? श्रीलंका में। श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। हमारा उत्तर कहां सही होगा? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, बैंक, मुद्रा। तो राज्य सूची से विषय हमारा होगा
पुलिस। कौन सा होगा? पुलिस। भारतीय संविधान की भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो भाषा संबंधी जो अनुसूची है वह है 8वीं अनुसूची। भाषा संबंधी जो अनुसूचियां दी गई है वह कहाँ है? 8वीं अनुसूची। हिंदी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा के अंतर्गत आएगा। अगला देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? कौन इसमें संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कौन नहीं है? वह है शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण का होना यह एकात्मक शासन है, संघात्मक शासन नहीं है। शक्तियों का केंद्रीकरण होना यह क्या है? एकात्मक शासन है, संघात्मक नहीं है। तो प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो 8वीं अनुसूची में मित्रों याद रखिएगा 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो भारत में मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित किस संस्था को दिया गया है? तो यहाँ पर महिला आरक्षण में महिलाओं को आरक्षण का 33% जो मिला हुआ है वह किसे, कहाँ मिला हुआ है? तो लोकसभा में बिल्कुल मिला है, विधानसभा यहाँ भी मिला है। तो 33% का जो आरक्षण है यह मिला हुआ है। तो यहाँ उत्तर हमारा होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखा जाए, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सांप्रदायिकता की समस्याएं कब उठती हैं? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, सभी धर्म समान आदर किया जाए। सांप्रदायिकता की समस्या कब मानी जाएगी? दो विकल्प हैं कि भाई सांप्रदायिकता की जो बातें होती हैं, सांप्रदायिक जो समस्याएं आती हैं वह सांप्रदायिक समस्याएं कब से मानी जाएं? प्रश्न आपका है कि सांप्रदायिक समस्या धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, या किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, या सभी धर्म को समान आदर दिया जाए। तो यहां पर हमारा देखें, समान आधार सांप्रदायिकता की समस्या नहीं वहां आती जहां समान आदर दिया जाता है। सांप्रदायिकता धर्म को राष्ट्र के आधार पर। हमारा उत्तर यहाँ क्या होगा? क और ख। सांप्रदायिकता की समस्या कब आती है? यह हमारा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की समस्याओं के संदर्भ में कह रहा कि कब यह समस्या आती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह समस्या कब आती है? जब धर्म को राजनीति से या धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को यहाँ करा, भारतीय संविधान में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। किसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है? अब देखेंगे, यहाँ भी व्यवस्था में है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो कहाँ नहीं है? यहाँ पर इनकी व्यवस्था नहीं है। अगला है कि नारी शक्ति बंधन अभिनंदन महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? नारी शक्ति अभिनंदन महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ कब? 2023 में। अगला है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया है? तो सीटों का जो आरक्षण मिला है वह कैसा? महिला आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभा में, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को जो आरक्षण की बात कही जा रही है, महिला को आरक्षण दिया गया है। कितने में दिया गया? नगर पंचायत में तो 33% है, और यहाँ पर भी यही निर्धारित किया गया है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में
महिला आरक्षण अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षण की बात कही जा रही है, कितना दिया गया है? वह दिया गया है 30%, 33% का आरक्षण मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? तो सांप्रदायिकता हानिकारक है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए हानिकारक है। सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों के लिए हानिकारक है। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब स्त्री और पुरुष में जैविक जीवों का अंतर नहीं, समाज द्वारा स्त्री पुरुष को बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। लैंगिक विभाजन क्या है? इनका अनुपात है, इनका अनुपात है। जनसंघ की स्थापना हुई थी, तो जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? जनसंघ की स्थापना हुई थी 1981 में। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? तो संस्कृत राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रवाद का समर्थन किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं? राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन हैं? नेता भी है, सक्रिय सदस्य भी, अनुयायी भी, इनमें से सभी। यहां उत्तर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है कि बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित है। निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? यहां हमें बताना है कि किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन होता है, सही है। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष निर्वाचन होता है, भी सही। कानून के समझ बहुसंख्यकों का शासन, यह लोकतंत्र नहीं है। यहां उत्तर जो होगा वो कौन सा? यहां हमारा उत्तर होगा ख, सही, बहुसंख्यकों का शासन। निम्न में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो वह संबंध कौन है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी सारे होंगे। बहुसंख्यकों का शासन का संबंध लोकतंत्र से नहीं है। अगला प्रश्न, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या राजतंत्र है? तानाशाही है? नहीं। यहां व्यक्ति की गरिमा की बात कही जाए तो सबसे अच्छी शासन प्रणालियों में हमारा कौन है? लोकतंत्र, व्यक्ति की गरिमा। अगला है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना मेरे मित्रों कहाँ हुई? इंग्लैंड में। सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो भारत लोकतांत्रिक देशों के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। तो कौन है? भारत है, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है, वह है आपका कौन उत्तर? पाकिस्तान। अगला, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है क, ख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। अगर देखा जाए लोकतंत्र में, अगर इन विकल्पों को देखें तो लोकतंत्र में शक्ति का जो स्रोत है वह जनता भी है और शक्ति हमारी प्रतिनिधि संस्थाएं भी हैं। तो शक्ति का स्रोत यहां अगर देखा जाए तो मूल रूप से कहां है? जनता है। यहां हमारा उत्तर क्या होगा? शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। अगला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं में से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों को समानता की भावना को बढ़ाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। इनमें से कोई नहीं, तो निश्चित है ये भी सही है, ये भी। इसलिए उत्तर हमारा जो सही होगा वह यह सही है।
लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण है देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार। उक्त सभी यह लोकतंत्र के सभी गुण हैं। निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? किस देश की स्थिति बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान में यहां सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? श्रीलंका। एसडीआई के अनुसार मानव विकास सूचकांक के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? आर्थिक विकास का लक्ष्य कौन सा है? रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता। तो आर्थिक विकास का लक्ष्य है रोजगार का सृजन। यह आर्थिक विकास का लक्ष्य है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति। तो इसमें अगर देखा जाए तो सभी का, अर्थात यहां सभी है उत्तर हो गए। विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतर स्तर पर था? निम्नतर स्तर पर था तो यहां देखा जाए बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो यहां उत्तर हमारा होगा कि मानव विकास 2016 के अनुसार निम्नतर स्तर पर था बांग्लादेश। कौन था? बांग्लादेश। निम्नलिखित किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? बिहार, मध्य प्रदेश, केरल। तो शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। आइए बढ़ते हैं अगले पर। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा? यहां देखिए लिखा गया है यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएनडीपी के द्वारा, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जाता है? आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जाता है? देश की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है क्या राष्ट्रीय आय में, कि प्रति व्यक्ति आय में, सकल घरेलू उत्पाद में, शुद्ध में? तो देश की जनसंख्या को जो सम्मिलित किया जाता है कहाँ? प्रति व्यक्ति आय में। किस देश के विकास को निर्धारित करने, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता दर। तो किसी आर्थिक समूह कौन सी जनसंख्या को सम्मिलित करता है? प्रति व्यक्ति आय। किसी देश को के विकास को निर्धारित करने का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। कहने का मतलब सभी अगर यहां होगा तो सबसे अच्छा उत्तर। देश के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर पर। दुग्ध उत्पादन को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? दुग्ध उत्पादन को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन जो है वह हमारा प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है? अगला कह रहा है तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है बैंकिंग, पशुपालन, कार के कल पुर्जे निर्माण, कपास। तो तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है कौन सा? बैंकिंग। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें कौन सी? ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्यन। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? मत्स्यन। यहां याद करिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? मत्स्यन। रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? आर्थिकी के किस क्षेत्र की, रोजगार में निम्नलिखित में से किस आर्थिकी की किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो यहां पर जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है तृतीय क्षेत्र का। इसका है
तृतीयक। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा शिक्षक। कौन आएगा? शिक्षक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा लागू किया गया 2005 में। किस वर्ष लागू किया गया? यह जो वर्ष लागू किया गया 2005 में। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? प्राथमिक नहीं, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय है। किसका? तृतीयक। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन को कहा जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। क्या कहा जाएगा? प्राथमिक। ऋण की औपचारिक स्रोत क्या है? ऋण के औपचारिक स्रोत अगर देखा जाए तो क्या है? ऋण का औपचारिक स्रोत जो है वह बैंक और सहकारी समितियां हैं। कौन है? बैंक की और सहकारी समितियां हैं। चलिए अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? अनौपचारिक साख को कौन नियंत्रित करता है? वह है कर्जदार। अनौपचारिक साख को कौन नियंत्रित करता है? कर्जदार। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है? तो ऋण के औपचारिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है सहकारी समितियां नहीं, व्यवसायिक साहूकार। यहां हमारा विकल्प होगा साहूकार। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख का स्रोत है? अनौपचारिक साख का स्रोत है तो याद रखिएगा पैरान्यू कौन अनौपचारिक साख का स्रोत है? तो अनौपचारिक साख का वहां भी पूछा था ऋण में औपचारिक, वहां पूछा गया था ऋण में औपचारिक। इस प्रश्न को थोड़ा सा फिर देखा जाए। निम्नलिखित में से थोड़ा इसे समझा जाए फिर से। इस प्रश्न को फिर से देखें जरा। निम्नलिखित में से ऋण के औपचारिक स्रोत में हैं, ऋण के औपचारिक स्रोत में हैं बैंक, सहकारी समितियां। तो यहां पर कह रहा है कि ऋण के पूछा कौन औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है? औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, बाकी सब हैं। तो भाई ऋण के औपचारिक स्रोत में अगर देखा जाए, इस पर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्रोत में सम्मिलित नहीं है, इनके द्वारा ऋण दिया जाएगा, इनके द्वारा दिया जाएगा, यहां इनके द्वारा नहीं दिया जाएगा। उत्तर हमारा ये सही होगा। कौन सा? औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है साहूकार। औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है कौन? अगला है निम्नलिखित में कौन अनौपचारिक, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख का स्रोत है? अनौपचारिक साख का स्रोत है तो यहां पर अनौपचारिक साख का मित्र से लिया गया चर, व्यावसायिक बैंकों से, सहकारी समितियों से लिया गया ऋण, या क्रेडिट कार्ड द्वारा नगद निकासी। किसके द्वारा? यहां पर प्रश्न अच्छा है कि औपचारिक स्रोत में वहां कहा नहीं है। अनौपचारिक साख का स्रोत कौन है? तो यहां पर मित्र से लिया गया अनौपचारिक साख का स्रोत है क्या? मित्र से लिया गया ऋण। यह सही होगा। भारत में 1000 रुपए के करेंसी नोट को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? भारत में 1000 रुपए के करेंसी नोट को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? वह आपका है 2016 में। कब? 2016 में 1000 रुपए के करेंसी नोटों को अमान्य कर दिया गया। अगला है भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में करेंसी नोट को जारी करने का अधिकार जो प्राप्त है वह किसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी नोट जारी करने का। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की
स्थापना की गई? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के 1960 नहीं 80, यह स्थापना 1970 में। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में। निम्नलिखित कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है आयताकार घरेलू व्यापार को संरक्षण। तो इसमें कौन अवरोधक है? तो इसमें अवरोधक आपका कौन है? दोनों काय और ख, इसमें दोनों अवरोधक हैं। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की जो संख्या है वह 166 है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? 166 है। अगला है कि वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित किस पर विपरीत पड़ा? वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर विपरीत पड़ा? धनी वर्ग, कुशल वर्ग, शिक्षित, श्रमिक वर्ग पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा वह श्रमिक वर्ग। उदारीकरण सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की उदार देना, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में मित्रों उदारीकरण की जो शुरुआत होती है 1991 से। भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत होती है वह कब? 1991 में। उपभोक्ता अदालतें हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? उपभोक्ता अदालतें हैं। उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है, मानवाधिकार उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है। उपभोक्ता के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता यहां कह रहा है कि उपभोक्ता अदालतें हैं। देखिए, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है। उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ता के अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, मानव अधिकारों की रक्षा कर उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करता है। कौन सा उत्तर सही होगा? उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करता है। उपभोक्ता शोषण का एक रूप है। उपभोक्ता शोषण का एक रूप है। ग्राहक उपभोक्ता है, शोषण का अनुचित कीमत लेना, मिलावटी, कम वजन तौलना, इनमें से सभी। इनमें से क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? यह लागू किया 2005 में। कब? 2005 में। निम्नलिखित में किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया 1986 में। आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः अगले क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद,